हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की टेस्ट सीरीज अच्छी चल रही होगी। आज हम टेस्ट नंबर 8 के सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने है वो कौन सा है? 46। देखो 46 क्वेश्चन आपको बोल रहा है द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। मतलब आपको वह रिएजेंट बताना है जो ना तो एसीटोन के साथ रिएक्शन करे और ना ही बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करे। तो सबसे पहले एसीटोन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो एसीटोन की जो आपकी स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की है? CH3 CO CH3। बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर कैसे होती है? आपकी बेंजीन होती है और बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ होता है? CHO ग्रुप। ये हो गया। अब देखो आपका जो एसीटोन वाला कंपाउंड है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा? आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप। और जो बेंजल्डिहाइड है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा? एल्डिहाइड। और ये कौन सा? आपका कीटोन। ये हो गया। अब देखो आपको यही चेक करना है कि कौन सा रिएजेंट कीटोन के साथ रिएक्शन करता है, कौन सा रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है और कौन सा रिएजेंट दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो हमारा क्वेश्चन तो यही है कि रिएजेंट आपका ना तो एसीटोन के साथ रिएक्शन करना चाहिए और ना ही बेंजल्डिहाइड के साथ में। तो सबसे पहले रिएजेंट ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में जो रिएजेंट दिया हुआ है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब NaHSO3 रिएजेंट है। अब देखो NaHSO3 जो रिएजेंट है वो आपका एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है और कीटोन में ओनली मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है? मिथाइल कीटोन। तो जो एसीटोन है वो आपका मिथाइल कीटोन ही है, तो मतलब ये इसके साथ भी रिएक्शन करेगा। लेकिन उसने पूछा क्या कि दोनों ही कंपाउंड के साथ आपका रिएजेंट रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो ए तो आपका आंसर नहीं हो सकता। बी के ऊपर चलो। बी में आपको फिनाइल हाइड्रोजन दी हुई है। क्या दिया हुआ है? फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन कैसी होती है? PHNH NH2। ये हो गया। अब देखो फिनाइल हाइड्रोजन आपके कीटोन के साथ भी रिएक्शन करेगी और एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन करेगी। तो ऑप्शन बी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी फेलिंग सॉल्यूशन। अब देखो फेलिंग सॉल्यूशन आपका एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है लेकिन ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन करता है, वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है। तो आपका जो बेंजल्डिहाइड है वो कौन सा एल्डिहाइड है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो यहाँ तो रिएक्शन शो नहीं करेगा। और कीटोन की मैं बात करूँ तो फेलिंग जो रिएजेंट होता है आपका कीटोन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है, तो ये इसके साथ भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। डी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, तो ये इसके साथ भी रिएक्शन करेगा और इसके साथ भी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 47। क्वेश्चन बोल रहा है केनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, मतलब ये आपसे बोल रहा है कि कौन सा कंपाउंड केनिजारो रिएक्शन शो नहीं करता है। अब देखो केनिजारो रिएक्शन का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि आपका जो कंपाउंड है उस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते हैं वो क्या करते हैं? केनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन उसने पूछा क्या कि केनिजारो रिएक्शन कौन सा कंपाउंड नहीं देता है। तो सिंपल से आपको अल्फा हाइड्रोजन वहाँ पे क्या करना है? चेक करना है। तो कंपाउंड ए को चेक करते हैं। देखो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। इस कार्बोनिल कंपाउंड के रेस्पेक्ट में ये आपकी अल्फा पोजीशन है। इस अल्फा पोजीशन पे आपकी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये आपके क्या करेगा? केनिजारो रिएक्शन शो करेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रिएक्शन शो नहीं करना चाहिए, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी के ऊपर चलो। ऑप्शन बी में आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है जो CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसके रेस्पेक्ट में जो अल्फा पोजीशन ये है, इस अल्फा पोजीशन पे भी आपके अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये भी केनिजारो रिएक्शन शो करेगा, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखो फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप की है। तो फॉर्मल्डिहाइड में भी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या करेगा? आपका केनिजारो रिएक्शन शो करेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। डी देखो डी में जो कंपाउंड वो क्या आपका? CH3CHO। अब देखो इसमें इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो अल्फा पोजीशन है वहाँ पे क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। और अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये केनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या? विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द कंपाउंड बेंजल्डिहाइड आपको दिया हुआ है इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड aqueous। देखो aqueous थोड़ा ये मिसप्रिंट है यहाँ, कॉन्सेंट्रेटेड KOH सॉल्यूशन। मतलब आपसे उसने पूछा है कि यदि हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट KOH के साथ करवाएं तो जो बनने वाला प्रोडक्ट रहेगा वो आपका क्या रहेगा? अब देखो
इस आपके रिएक्टेंट और इस रिएजेंट को देख के आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। तो आप सभी को बताएं कि बेंजल्डिहाइड जो है उसमें आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो ये अल्फा पोजीशन है यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और ऐसे कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, आपके केनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिएक्शन है। अब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये केनिजारो रिएक्शन है तो फिर आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। तो देखो केनिजारो रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल होते हैं, यदि उसने आपको एक ही मॉलिक्यूल लिख के दिया है तो वहाँ पे उस मॉलिक्यूल के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, 2 पार्टिसिपेट करेंगे। और आप सब जानते हो कि जो केनिजारो रिएक्शन है उस सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली रिएक्शन, मतलब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। मतलब क्या, एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे कंपाउंड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो आपको सिंपल सा ये करना है कि एक कंपाउंड का क्या करो, ऑक्सीडेशन कर दो और एक का रिडक्शन कर दो। अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उससे क्या मिलेगा आपको, उससे आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिल जाएगा और दूसरे वाले से क्या मिलेगा, आपको एल्कोहल मिलेगा। तो क्या करो, इसका एक का क्या करो, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना दो। अच्छा, आपको यहाँ पे बेस क्या दिख रहा है, KOH, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K पॉजिटिव। दूसरा क्या मिलेगा आपको, एल्कोहल, तो यहाँ एल्कोहल बना दो CH2OH। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो 2 प्रोडक्ट आपके मिले हैं ये आपका ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट हो गया और ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, आपका रिडक्शन वाला प्रोडक्ट हो गया। दोनों को चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो गया 49 है, कंपाउंड्स ए एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। अच्छा, सिक्वेंशियल रिएक्शन आपको दी हुई और सिक्वेंशियल रिएक्शन में उसने आपको जो प्रोडक्ट ए और जो प्रोडक्ट सी है उन दोनों के बीच में उसने रिलेशन आपसे पूछा है। तो ए और सी में रिलेशन बताने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले रिएक्शन को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके क्या करो, उनमें रिलेशन चेक कर लो। तो सबसे पहले रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। और देखो रिएक्शन के एरो पे जो रिएजेंट आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, CH3MgBr, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको दिया हुआ है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको यहाँ क्या मिलेगा, CH3 नेगेटिव। और आप सभी जानते हो कि जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो वहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा और यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो आपको प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पे H है CH और ये CH3। सेकेंड जो उसने आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, वाटर। तो वाटर से आपको H मिल जाएगा और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, आपका OH हो जाएगा। ये हो गया। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, ए वाला। उसके बाद में उसने रिएक्शन के एरो पे H2SO4 और हीट दे रखी है। तो देखो आपको जो कंपाउंड मिला वो कौन सा, एल्कोहल वाला है। और H2SO4 हीट मतलब इस रिएजेंट और रिएक्टेंट को देख के आपको फिर से क्या करना है, रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो रिएक्शन कौन सी हो रही है, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हो रही है। और बीटा एलिमिनेशन में आप सभी जानते हो कि वहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये आपका एल्कोहल है, इस एल्कोहल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा पोजीशन। तो बीटा एलिमिनेशन होकर क्या मिलेगी आपको, एल्कीन। अब डबल बॉन्ड यहाँ बना लो, इधर दोनों क्या सेम ही। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो अच्छा, ये जो प्रोडक्ट आपका मिला वो कौन सा है, बी वाला, ये हो गया। बी के बाद उसने जो रिएक्शन करवाई वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन उसने लिख दिया। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होती है उसमें कुल मिला के वाटर का एडिशन होता है। और वाटर का जो एडिशन होता है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल को। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि जिस डबल बॉन्ड पे जो कार्बन है, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है वहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और जो दूसरा वाला कार्बन है वहाँ पे वाटर का जो सेकंड पार्ट है मतलब OH वो वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 CH2 और CH2OH। ये आपका प्रोडक्ट कौन सा हो गया, आपका C। अब देखो क्वेश्चन उसने आपसे ए और सी के बीच में रिलेशन पूछा है। मतलब क्या पूछा है उसने आपसे, ये आपका कौन सा है, ए वाला हो गया और ये कौन सा आपका सी वाला। अब ए और सी को देखना, अगर इसका मैं आईपीसी नेम लिखूं तो इसका आईपीसी नेम क्या आएगा, 1 प्रोपेनॉल। क्या नाम आएगा रे, 1 प्रोपेनॉल। ये हो गया। अगर इस कंपाउंड को मैं आईपीसी नेम लिखूं तो इसका आईपीसी नेम आएगा 2 प्रोपेनॉल। क्या आएगा, 2 प्रोपेनॉल। अब देखो आईपीसी नेम देख के आप बता सकते हो दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसका मतलब आइसोमर है। अच्छा, अब आइसोमर में भी कौन सा आइसोमर है, आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, ज्योमेट्रिकल या स्टीरियो। तो देखो
यदि सबसे पहले बात करें तो देखो 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल, इसका मतलब क्या है, दोनों कंपाउंड के आईपीएस नेम डिफरेंट है, इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, इसका मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर वो हो सकते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर में आपको ये चेक करना है कि कौन सा है, चेन है, पोजीशन है, फंक्शनल है। तो यदि मैं बात करूं, अच्छा चलो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। आइडेंटिकल, क्या ये आइडेंटिकल हो सकते हैं, नहीं क्योंकि दोनों कंपाउंड के नेम क्या है, डिफरेंट है, इसका मतलब आइडेंटिकल तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते। पोजिशनल आइसोमर मतलब पोजिशन आइसोमर, तो आप सबको दिख रहा है कि इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, 2 पे लगा हुआ और इसमें कहाँ पे लगा हुआ, 1 पे, ये हो गया। तो पोजीशन दोनों फंक्शनल ग्रुप पे डिफरेंट है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अच्छा सी और डी कैसे नहीं होंगे, सी उसने बोला फंक्शनल आइसोमर, तो इसमें भी आपका क्या है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और उसमें भी क्या, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए जनरली हम बोलते हैं कि इसमें कायरल सेंटर होना चाहिए, तो कायरल सेंटर आपके इस कंपाउंड में है नहीं, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर वैसे भी नहीं हो सकते, तो हमारा आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्यूटेनॉन ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्केलाइन केमनोफोर सॉल्यूशन, मतलब आपको क्या बताना है कि जो ऑप्शन में कंपाउंड आपको दिए हुए उन कंपाउंड की रिएक्शन यदि एल्केलाइन केमनोफोर के साथ करवाई जाए तो एल्केलाइन केमनोफोर के साथ करवाने के बाद ब्यूटेनॉन आपको मिलना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन। देखो ऑप्शन ए में जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ब्यूटेन 1-ऑल, तो ब्यूटेन 1-ऑल कौन सा रहेगा, CH3 CH2 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 OH, ये हो गया। बी वाले को भी एक बार लिख लेते हैं, CH3 CH2 ब्यूटेन 2-ऑल बोला है, इसका मतलब CH OH और ये CH3, ये हो गया। दोनों की रिएक्शन वो किसके साथ करवा रहा है, एल्केलाइन केमनोफोर, एल्केलाइन केमनोफोर, ये हो गया। अब देखो आप सभी जानते हो एल्केलाइन केमनोफोर जो रिएजेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं और डिफरेंट टाइप से प्रोडक्ट देते हैं। तो पहले एल्कोहल की डिग्री चेक कर लो। आपका जो ये वाला एल्कोहल है वो कौन सी डिग्री का है, 1 डिग्री एल्कोहल है, तो 1 डिग्री एल्कोहल को आपका एल्केलाइन केमनोफोर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 और ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया। इस वाले एल्कोहल की डिग्री चेक करना, ये वाला जो एल्कोहल है आपका वो कौन सी डिग्री का है, 2 डिग्री का है। तो आप सभी जानते हो एल्केलाइन केमनोफोर 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा, CH3 CH2 CO CH3। अब दोनों प्रोडक्ट के आप आईपीएस नाम लिख सकते हो, तो आईपीएस नेम इसका आप नाम लिखोगे तो ब्यूटेनोइक एसिड आएगा, और इसका आप आईपीएस नेम लिखोगे तो क्या आएगा, ब्यूटेन 2-ऑन। अब देखो उसने आपको यहाँ पे ब्यूटेन बोला है, तो ये अंडरस्टूड है कि जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ पे रहेगा, 2 पे रहेगा, ठीक है। तो कौन से कंपाउंड से आपको ब्यूटेनॉन मिल रहा है, 2 वाले से। अच्छा बोथ ऑफ दीज हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज भी आपका नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 में क्या लिखा है, इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब हम करवाएं, अच्छा कौन सा रिडक्शन हम बोल रहा है वो, क्लेमेंसन, तो सिंपल सा वो यही पूछ रहा है क्लेमेंसन रिएजेंट कौन सा है। तो आप सभी जानते हो कि जिंक अमलगम प्लस HCl वाला जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन में हम यूज करते हैं, तो हमारा आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अच्छा मैच द कॉलम क्वेश्चन है, तो आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ क्या करना होगा, मैच करना होगा। तो कॉलम 1 में उसने आपको कुछ रिएक्शंस दे रखी है और कॉलम 2 में उसने आपको रिएजेंट दे रखे हैं। अच्छा कॉलम 1 में जो रिएक्शंस दे रखी है उसने यही पूछा है आपसे कि मेरे को इस रिएक्टेंट को उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं कौन से रिएजेंट को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, तो आपको रिएजेंट के बारे में यहाँ पे बताना है। तो ऐसा करते हैं, जो भी रिएक्शन दी हुई एक बार उस रिएक्शन को लिख लेते हैं, उसके बाद रिएजेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट में जो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे रखे हैं वो क्या है, बेंजोफिनोन और डाइफिनाइल मीथेन उसने आपको दे रखा है। तो देखो बेंजोफिनोन कौन सा होता है, PH CO PH, और ये रिएक्शन का एरो, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, डाइफिनाइल मीथेन, मतलब PH CH2 PH, ये हो गया। सेकेंड वाली रिएक्शन पे चल लेते हैं, ये हो गया। सेकेंड वाली रिएक्शन में उसने लिखा है बेंजल्डिहाइड और 1 फिनाइल इथेनर, तो इथेनॉल सॉरी, तो ये आपका क्या रहेगा, PH CH OH इधर CH3, ये हो गया।
थर्ड वाली रिएक्शन में उसने आपको जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए वो क्या दिए, साइक्लोहेक्सेनॉन, और साइक्लोहेक्सेनॉन को किस में कन्वर्ट करवाया उसने, साइक्लोहेक्सेनॉल। मतलब साइक्लोहेक्सेनॉन कौन सा रहेगा आपका, ये वाला कंपाउंड रहेगा, और इसको कन्वर्ट करवाया उसने साइक्लोहेक्सेनॉल। हो गया। फोर्थ जो रिएक्शन है वो कौन सी आपकी, उसने आपको दिया फिनाइल बेंजोएट और बेंजल्डिहाइड में उसने आपको कन्वर्ट करवाया। तो फिनाइल बेंजोएट कौन सा रहेगा आपका, COOPH, और इसको कन्वर्ट करवाया उसने बेंजल्डिहाइड में। जो ये रिएक्शन आपने कॉलम 1 से लिख ली। अब सिंपल सा आपको ये चेक करना है कि मैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करूँ, मतलब रिएजेंट आपको यहाँ चेक करना है। तो देखो रिएजेंट को चेक करो, देखो जो फर्स्ट वाली रिएक्शन आपकी उसमें PHCOPH, उधर देखो प्रोडक्ट में PHCH2, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। अब आप ऑक्सीजन को कैसे रिमूव कर सकते हो, तो क्लीवेंसन रिडक्शन के थ्रू आप ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो फर्स्ट वाले में जो आपका रिएजेंट रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, C वाला, तो यहाँ पे C लिख देते हैं, ये हो गया। सेकंड रिएक्शन में देखो उसने क्या करवाया आपको, बेंजल्डिहाइड को उसने आपको 1 फिनाइल एथेनॉल में कन्वर्ट करवाया, मतलब सॉरी ये लिखना बोली तो लिख लेते हैं, उसने बेंजल्डिहाइड को 1 फिनाइल इथेनॉल में कन्वर्ट करवाया। तो आप ये बताओ बेंजल्डिहाइड आपका ये मतलब पीएच है, तो ये पीएच हो गया, एक कार्बन है, एक कार्बन हो गया, एक कार्बन एक्स्ट्रा आया। अब एक कार्बन एक्स्ट्रा हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो जो रिएजेंट उनमें चेक करो कि कहाँ से कार्बन एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है। तो आप सबको बताएं, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हम हमारे रिएक्टेंट में एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला, ये डी हो गया यहाँ पे रिएजेंट। थर्ड वाली रिएक्शन में चलते हैं। थर्ड वाली जो रिएक्शन है उसमें साइक्लोहेक्सेनॉन को उसने साइक्लोहेक्सेनॉल में कन्वर्ट किया। तो देखो मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा रिएजेंट कर सकता है ये काम, आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट कर सकता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका ए, ये हो गया। फोर्थ वाली रिएक्शन क्या है, फिनाइल बेंजोएट को उसने बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाया। अब देखो एस्टर फंक्शनल ग्रुप को आपको किस में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड में। तो ये काम कौन करेगा, आपका डाइबल एच करेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। अब सिंपल सा चेक कर लो कि फर्स्ट में सी होना चाहिए, सेकंड में डी होना चाहिए, थर्ड में ए होना चाहिए, फोर्थ में बी होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, CDAB। तो आपका CDAB मतलब फर्स्ट ए क्या जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, नीचे आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बारे में आपको बताना है कि ट्रू है या फिर आपका क्या बोलते हैं इसको, फॉल्स है। हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट को पढ़ते हैं पहले। स्टेटमेंट फर्स्ट बोला द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टू एन एल्डिहाइड और ए कीटोन इन्वॉल्व्स प्रोटॉन ट्रांसफर टू फॉर्म ए स्टेबल आयन। मतलब वो ये बोल रहा है कि जब हम कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवाते हैं तो वहाँ पे जो स्टेबल आयन बनता है उसकी मैकेनिज्म में इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है क्या। तो देखो ये मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको याद होना चाहिए कि जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन आपके कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर होता है तो वहाँ पे उस रिएक्शन में इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। ये हो गया। तो एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं हल्की सी। देखो मान लेते हैं जैसे आपका कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, ये हो गया। अब इसकी रिएक्शन यदि मैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराऊंगा तो वो ये हो गया, ये आपका क्या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हो गया। अब देखो आप सभी जानते हो सल्फर के ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। अब देखो होता क्या कि ये नेगेटिव चार्ज इधर आता है और ये जो सल्फर का लोन पेयर होता है, ये सल्फर का लोन पेयर क्या करता है, आपके इस कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करता है। ये बॉन्ड आपको किधर ट्रांसफर होता है, इधर होता है। और जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो किस टाइप करेगा, RCO नेगेटिव HR, ये इधर आपका क्या रहेगा, यहाँ पे सल्फर से आगे ये जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये OH। अब देखो इसके बाद क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, यहाँ से इस H को यहाँ से ले लेता है और इसी को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। तो मैकेनिज्म में आपको साफ दिख रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर एडिशन होता है तो वहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या आपका ट्रू है, ये हो गया। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ना द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू एन एल्डिहाइड और ए कीटोन
इल्स एमाइन एज फाइनल प्रोडक्ट, मतलब ये बोल रहा है कि जब आप कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर हाइड्रोजन साइनाइड मतलब HCN का एडिशन, किसकी बात कर रहा हूँ, HCN का जब एडिशन होता है तो वहाँ पे आपको फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में एमाइन मिलता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब HCN का एडिशन कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर होता है तो फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको साइनोहाइड्रिन मिलती है। वहाँ क्या मिलती है, साइनोहाइड्रिन। तो स्टेटमेंट सेकंड आपका क्या है, फॉल्स है। तो आपको ये चेक करना कि कौन सा आपका आंसर होगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू, ना ये आपका आंसर नहीं हो सकता। बी स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, तो ना फर्स्ट वाला तो हमारा ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है। सी पढ़ो, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। हाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन द गिवन रिएक्शन, मतलब अभी क्रिया आपको दी हुई है, HCN दिया हुआ है और फिर आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर दिया हुआ है, तो वही कार्बोनिल कंपाउंड है। अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ उसने आपको क्या दिया, HCN। अब HCN में जो आपका यहाँ पे रिएजेंट है उसमें H+ और Cn- है, तो Cn- आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो ये यहाँ टिक करेगा, ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा आपका इधर, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये O नेगेटिव, और अच्छा यहाँ से H मिल जाएगा तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर से Cn। इसके बाद देखो सेकेंड वाली जो रिएक्शन मतलब सिक्वेंशियल रिएक्शन है, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर दे रखा है, तो इन दोनों से जो आपको फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से वो क्या मिलेगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके साइनाइड के साथ तो रिएक्शन शो करता है लेकिन OH के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है। अच्छा अब Cn को किस में कन्वर्ट करता है, ये एमीन में, ये हो गया। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, इस Cn को कन्वर्ट कर दो OH और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2, ये हो गया। अब आपको ये चेक करना है कि A और B जो आपके बने हैं वो कौन से ऑप्शन से मैच करें, तो A और B आपके देखो किससे मैच करें, ऑप्शन ए में मैच नहीं करें, बी। अच्छा आंसर कौन सा जाएगा आपका, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेंस ए हेमीएसिटल ग्रुप। क्या पूछा है कि जो 4 स्ट्रक्चर आपको दी हुई है उन 4 स्ट्रक्चर में से हेमीएसिटल ग्रुप किसके पास में है। अब देखो हेमीएसिटल ग्रुप को चेक कर लो। हेमीएसिटल ग्रुप कैसा होता है कि मान लो जैसे ये कोई कार्बन है, इस कार्बन के पास यहाँ R ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे भी R ग्रुप होना चाहिए, इधर आपका OR ग्रुप होना चाहिए और इधर क्या होना चाहिए, OH ग्रुप होना चाहिए। ये हो गया। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका H होना चाहिए। ये हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, हेमीएसिटल। अब सिंपल सा आपको ये चेक करना है कि इस टाइप की स्ट्रक्चर कहाँ पे मैच हो रही है। तो देखो ऑप्शन ए के ऊपर चलते हैं। अब देखो इस वाले कार्बन पे आ जाओ, देखो इस कार्बन पे क्या है आपका OH जुड़ा हुआ है, इधर ऑक्सीजन और ये कार्बन चेन है, तो ये आपका OR हो गया। ये कार्बन है, इस कार्बन से ये क्या जा रहा है आपका R पार्ट जा रहा है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो क्या आपका ये हेमीएसिटल पार्ट से मैच हो रहा है, बिल्कुल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अच्छा BCD आपके आंसर क्यों नहीं है, देखो BCD में देखो यहाँ पे क्या OR और इधर भी क्या है OR, तो ये तो वैसे आपका हेमीएसिटल नहीं हो सकता। अच्छा इसमें आना, देखो OR और OH है लेकिन इधर देखो दोनों ही क्या हो गए, R पार्ट हो गए, तो ये भी आपका हेमीएसिटल नहीं, वो भी नहीं था। अच्छा ये भी आपका हेमीएसिटल क्यों नहीं होगा, क्योंकि OR और इधर भी क्या है OR, इधर हाइड्रोजन तो है लेकिन दोनों क्या हो गए OR हो गए, तो ये भी आपका हेमीएसिटल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 56 आपको बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव ऑरेंज प्रेसिपिटेट व्हेन ट्रीटेड विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। मतलब आप जो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में जो कंपाउंड है उन कंपाउंड की रिएक्शन आप 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्शन कराओ तो वहाँ पे आपको ऑरेंज कलर की पीपीटी आपको मिलनी चाहिए। अब आप सभी जानते हो कि जो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन है वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन शो करता है। किसके साथ रिएक्शन शो करता है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में। और कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं आपके, एल्डिहाइड और कीटोन। तो सिंपल सा आपको ये चेक करना है कि एल्डिहाइड और कीटोन वाला कोई कंपाउंड आपको दिया हुआ है क्या। तो देखो ऑप्शन ए के ऊपर चलते हैं। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है और ये कौन सा आपका एस्टर, तो कार्बोनिल कंपाउंड तो नहीं, इसका मतलब ये आंसर आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी में यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ एस्टर, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में चलो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और OH, मतलब इसमें भी कार्बोनिल
फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये भी आपका रिएक्शन शो नहीं करेगा, मतलब पीपीटी नहीं मिलेगी। ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन डी में आपको कीटोन दिया हुआ है और कीटोन ये रिएक्शन शो करता है, इसका मतलब आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर की पीपीटी इजीली मिल जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। देखो 57 में जो कंपाउंड दिया हुआ है वो आपको एल्कोहल वाला कंपाउंड है, उसके बाद रिएक्शन के आरोप पे पीसीसी, फिर क्यू प्रोडक्ट बनेगा, क्यू प्रोडक्ट की फिर उसने CH3NH2 मतलब एमाइन के साथ रिएक्शन करवाई और एसिडिक मीडियम में करवाई, और पी फिर प्रोडक्ट आपका बन रहा है। तो देखो पी प्रोडक्ट में आपको वो ये पूछ रहा है, अच्छा यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है, पी प्रोडक्ट में आपको वो ये पूछ रहा है कि आपका जो पी प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो कौन सा है, उसका नाम क्या है। तो देखो रिएक्शन करवा लेते हैं। देखो रिएक्शन में आपको 2 डिग्री एल्कोहल दिया हुआ है, 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन जब हम पीसीसी के साथ करवाते हैं, तो पीसीसी के साथ जब ये रिएक्शन होती है तो देखो आप सभी जानते हो कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। तो जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की रिएक्शन हम करवाएंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। ये कीटोन बन गया आपका। अब देखो कीटोन बनने के बाद आपको किसके साथ रिएक्शन करवानी, एमाइन के साथ में, और 1 डिग्री एमाइन दी हुई। तो देखो इसको हम किस टाइप से लिखते हैं, ये हो गया, और एसिडिक मीडियम आपका यहाँ गिवन है। तो देखो मैकेनिज्म ना फॉलो करके हम डायरेक्ट ट्रिक से करते हैं कि यहाँ से आप क्या करो, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, और जैसे वाटर मॉलिक्यूल आप बाहर निकालोगे तो जो बनने वाला प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा आपका, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ रहेगा, CH3। ये हो गया। तो ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है ये आपका क्या है, सब्स्टिट्यूटेड इमीन। क्या है, सब्स्टिट्यूटेड इमीन या इमाइन भी बोल सकते हो। अब देखो सब्स्टिट्यूटेड जो इमीन या इमाइन आपकी होती है उसका जो सेकंड नेम होता है वो क्या होता है, सिप बेस। क्या नाम होता है, सिप बेस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58। देखो 58 भी आपकी रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। रिएक्शन में आपको कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है और रिएक्शन के एरो पे जो रिएजेंट लिखा है वो रिएजेंट कौन सा आपका, हेलोफॉर्म रिएक्शन वाला। तो सिंपल सा अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बना लेना। तो देखो सबसे पहले प्रोडक्ट बना लो। अब देखो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो रिएजेंट है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन वाला है। अब देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन में डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आपको आना चाहिए। अच्छा सबसे पहले बात तो यही है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन से कंपाउंड देंगे, तो जहाँ CH3CO यूनिट आपको दिखाई देगी जनरली वो कंपाउंड क्या करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। तो देखो आपके इस कंपाउंड में CH3 और CO यूनिट है, इसका मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन आपको मिल जाएगी। अब देखो इतना आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो डायरेक्ट हम प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं कि इस वाले पोर्शन का तो हम क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देते हैं, ये हो गया। और इस वाले पोर्शन का हम क्या बनाते हैं, हेलोफॉर्म बनाते हैं। अब हेलोफॉर्म में जो हेलोजन यहाँ रिएक्शन के एरो पे यूज हो रखा है वो कौन सा, I2। इसका मतलब कौन सा हेलोफॉर्म बनेगा आपका, आइडोफॉर्म मिलेगा। तो देखो प्रोडक्ट बना लो। जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या रहेगा, बेंजीन और CO वाले पार्ट का आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट। अच्छा यहाँ पे जो NaO यूज करेगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, Na प्लस CH3 वाले का क्या बन जाएगा, हेलोफॉर्म में आइडोफॉर्म। तो किस टाइप से बनाओगे, CH3, ये बन गई। अब देखो क्वेश्चन पूछ कर रहे हैं हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन X एंड Y, मतलब X और Y में जो आपके टोटल पाई बॉन्ड है वो आपको काउंट करके बताने। तो देखो हेलोफॉर्म में तो कोई पाई बॉन्ड है नहीं। जो आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बना है इसमें कितने पाई बॉन्ड है, तो देखो 3 पाई बॉन्ड तो आपके बेंजीन के अंदर है और 1 पाई बॉन्ड आपको बाहर नजर आ रहा है। तो टोटल कितने पाई बॉन्ड हो गए, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 59 बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड है ऑन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस एड्स, मतलब इस कंपाउंड का जब आप रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करो तो कौन सा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अच्छा उसने ऑप्शन में आपको इंस्ट्रक्शन देख के क्या दिया, IUPAC नेम लिखा है। तो पहले आप ओजोनोलाइसिस करवा के प्रोडक्ट बनाओ और फिर उस प्रोडक्ट का क्या करो, IUPAC नेम लिखो। मतलब उसने 2 कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर ली, मतलब रिएक्शन भी पूछ ली और आपसे IUPAC नेम भी पूछ लिया। तो सबसे पहले रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाते। तो ओजोनोलाइसिस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को इस टाइप से ब्रेक करते हैं, इधर भी ऑक्सीजन लगा देते हैं और इधर भी ऑक्सीजन। तो सिंपल सा जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा हमें क्या मिलेगा। अच्छा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, देखो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में आपका जो रिडक्शन होता है वो देखो यदि आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड तक रुक जाएगा, यदि उस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो यहाँ से भी आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, कीटोन, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, IUPAC नेम लिख लो इसका। तो जब इसका आप IUPAC नेम लिखने जाओगे तो जो IUPAC नेम आएगा वो क्या आएगा,
कि सबसे पहले मेन चेन का सिलेक्शन करो, ये मेन चेन हो गई। उसके बाद आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आप कहाँ से करोगे? मेन फंक्शनल ग्रुप से। तो मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। अब देखो उसके बाद आपको क्या करना है, इसका आईपीएस नेम लिखो। तो आपकी मेन चेन में 7 कार्बन रहेंगे। एल्डिहाइड आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन आपके सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में है, तो इसके लिए जो यूज होगा वो क्या होगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसके लिए क्या यूज होगा? 2 डिग्री सफिक्स। तो इसका सफिक्स क्या होता है? एल, और इसका क्या होता है? आपका ऑक्सो। तो इसका आईपीएस नेम क्या हो जाएगा? 6 ऑक्सो। उसके बाद में 7 कार्बन है तो हेप्ट, सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या हो जाएगा? एन, ये हो गया। और 1 पे तो सीधा हम हेप्टेनल भी लिख सकते हैं, या 1L भी आप लिख सकते हैं, ये हो गया। अब ऑप्शन में चेक कर लो इसका, तो 6 ऑक्सो। तो 6 ऑक्सो आपकी ए और बी में, तो सी और डी तो वैसे आंसर नहीं हो सकती। ए और बी में यदि देखें तो 6 ऑक्सो हेप्टेनल, और उधर क्या है? हेप्टेनोइक एसिड, तो वो तो वैसे नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है आइडेंटिफाई द नेम रिएक्शन, मतलब नेम रिएक्शन को पहचान है। रिएक्शन आपके सामने दी हुई है। अब रिएक्शन को देखो और पहचानो कि कौन सी रिएक्शन है। तो देखो बेंजीन दी हुई है। रिएक्शन के एरो पे जो रिएजेंट लिखे उसने COHCl और एनहाइड्रस AlCl3 या COCl लिखा है। तो आप सभी जानते हो कौन सी रिएक्शन है आपकी। देखो इटार्ड रिएक्शन ये हो नहीं सकती क्योंकि उसके लिए क्रोमिल क्लोराइड होना चाहिए। स्टीफन की बात करें तो ये भी नहीं हो सकती, और रोजेनमुंड की बात करें तो ये भी नहीं हो सकती। कौन सी बची आपकी? गाटरमान कॉच रिएक्शन। क्वेश्चन 61 देखिए आप यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 61। काउंटर आयन इन K3FeCN6, मतलब K3FeCN6 में काउंटर आयन पूछ रहा है। तो सारे पता है यहाँ पे कि जो FeCN6 है तो ये Cn आपको Fe से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच है, तो ये पोर्शन आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। और इसको छोड़ करके जो बाकी जो बचा है उसी को हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं। तो इसमें K+ आपका काउंटर आयन होगा। तो 61 का आंसर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम टाइप ऑफ कटायंस इन वाटर। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा टाइप के कटायंस आपको प्रोड्यूस करेगा वाटर में। तो आप जानते हैं कि 2 तरह के सॉल्ट इस ऑप्शंस में दिए गए हैं। देखिए इसको देखिए, इसको देखिए और ये देखिए, तो ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। तो इसमें आपको जो आयंस रिलीज होगा, तो देख रहे हैं कि यहाँ से यदि ब्रेकअप होगा तो ये K+ और FeCN6 पे -3 निकलेगा। यहाँ से यदि इसको ब्रेक करते हैं तो ये सल्फेट आयन देगा और ZnNH3 पे +2 आयन देगा। तो 2 यहाँ पे देख रहे हैं, ये जिंक का नहीं दे सकता, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे K3 का देगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपका यहाँ पे K+ दे सकता है, लेकिन Fe को हमने कहा आयन प्रोड्यूस नहीं करता, तो यहाँ पे Fe नहीं प्रोड्यूस हो सकता। यहाँ पे जिंक को नहीं प्रोड्यूस हो सकता। यहाँ पे देख रहे ये Fe नहीं प्रोड्यूस हो सकता, सिर्फ यहाँ पे K+ दे सकता है, और यहाँ पे भी K+ दे सकता है, देख रहे हैं। लेकिन इसमें K2SO4Al2 में देख रहे हो कि यदि यहाँ पे आयोनाइज होगा, जो हम लोग का आयोनाइज होगा, तो K+ निकलेगा यहाँ से देखेंगे Al+2, यहाँ पे ये इस पे 2 जाएगा और यहाँ पे 3 आएगा, तो Al+3 आयन देगा और K+ आयन देगा। तो देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आयन मिलने के चांसेज है, तो K+ भी मिलेगा और Al+3 भी मिलेगा। तो यही आंसर हम लोग का 62 का सेकेंड आंसर होगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में कौन सा लिगेंड का इस्तेमाल करते हैं। तो सारे को पता है हम लोग को कि हम लोग EDTA का इस्तेमाल करते हैं, न DMG न ऑक्स न ग्लाइसिनेट का, EDTA। तो 63 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा विच वन इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मीन्स किस वाले में कार्बन और मेटल्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब, तो देख रहा है ये कार्बन और ये क्या रहेगा, ये मेटल से यदि ये लिंकेज है, ये लिंकेज है, तो उसी को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कहेंगे।
तो आप देख रहे हो कि ये ऑप्शन में कि यहाँ पे जो ये मेटल एटम है वो सोडियम, देख रहे हैं सोडियम ये ऑक्सीजन से अटैच है, तो देख रहे हैं कि यही नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो ये जो कंपाउंड होगा वो ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं होगा। जबकि आप बी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कार्बन से मेटल अटैच होगा, यहाँ पे भी आयरन जो है वो कार्बन से अटैच है, यहाँ पे भी जो Mg है वो कार्बन से अटैच है, लेकिन इसमें अटैच नहीं है। तो 64 का हम लोग का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा नंबर ऑफ आयंस पर मोल गिवन बाय कॉम्प्लेक्स COCl3.6 अमोनिया इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये कितने आयंस देगा? तो हम लोग जानते हैं ये COCl3 डॉट ये 6 अमोनिया है आपका, और जो ही इसको आप एक्वस में ऐड करेंगे तो ये आपका CONH3 6 प्लस 3 एक्वस आयन और प्लस यहाँ पे 3Cl-1 एक्वस आयन प्रोड्यूस करता है। तो देख रहे हैं एक आयन ये है कॉम्प्लेक्स और एक और आपका 3 यहाँ पे है, तो 3 और प्लस 1 तो इज इक्वल टू 4। तो देख रहे हैं हम लोग का 4 होगा कि ये मैक्सिमम आपके 4 आयंस दे सकता है। तो 65 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखा प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम का देखना है इस कंपाउंड के अंदर। ये जो कंपाउंड दिया है तो सारे लोग जानते कि प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ये प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब इस प्लेटिनम से देख रहा है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो यदि हम लोग प्लेटिनम को यहाँ पे x मान लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो En के वजह से 0 रहेगा, प्लस ये 2 क्लोरीन है तो इसके वजह से आपका -2 रहेगा, और टोटल चार्ज 0 है तो इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि x की वैल्यू आपका +2 आएगा। तो ये हम लोग का प्राइमरी वैलेंसी को डिटरमाइन करेगा कि इसे प्राइमरी वैलेंसी आ जाएगी कि हम लोग देख सकते हैं कि इसे प्राइमरी वैलेंसी को बता सकते हैं कि 2, और सेकेंड हम लोग यहाँ पे देखें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका डिटरमाइन करेंगे। तो देख रहे हैं कि ये En बाइडेंटेंट लिगेंड है और 2 है, तो यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा, और प्लस ये Cl मोनोडेंटेंट लिगेंड है तो ये भी 2 × आपका 1 हो जाएगा। तो ये 4 + 2 इज इक्वल टू 6। तो देख रहे हैं कि ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी बताएगा, यही आपकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। तो देख रहे हैं ये आपका 6 सेकेंडरी वैलेंसी और जो ये 2 है आपका प्राइमरी वैलेंसी। तो हम लोग का 66 का पहला ऑप्शन हम लोग का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच लिगेंड हैज स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ, किसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो देख रहे ये CN, EN, CO और NH3 में यही इसका स्ट्रेंथ का आर्डर है। सबसे 1 नंबर पे CO, तब सेकेंड नंबर पे CN-, तब उसके बाद EN आता है, उसके बाद NH3 आता है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट CO, तो हम लोग का आंसर आपका 67 का सेकेंड मतलब ये C ऑप्शन CO होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स अप्रोच टुवर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनाते हैं तो लिगेंड किधर की तरफ अप्रोच करता है। यहाँ पे एक आपको दिया है और यहाँ पे ऑर्बिटल पूछ रहा है, कौन सा ऑर्बिटल होगा आप सेंट्रल मेटल का।
तो सारे जानते हैं कि जो हम लोग का D2sp2 जो हाइब्रेशन होगा तो उसमें जो ये ds एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होगा, उसी के अलोंग ये अप्रोच करता है। ऑक्टाहेड्रल में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के अलोंग अप्रोच करता है, तो इसलिए 68 का हम लोग का आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा द कॉम्प्लेक्सेज COH2O5 Cl Br2 and COH2O4 Br2 Cl dot H2O show आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म और बोथ ए एंड बी लिखा। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये Br है और इसके अंदर में Cl है, तो जब ये Br अंदर रहेगा Cl बाहर रहेगा तो ये हम लोग का आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। फिर उसी तरह देख रहे हैं कि इसमें वाटर के भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो देख रहा है यहाँ पे कि इसमें वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स अंदर में है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, और यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन के बाहर है, तो इसलिए ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। यहाँ पे लिंकेज का कोई चांसेज नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं कि लिंकेज का कोई चांस नहीं है, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, इसलिए हम लोग का 69 का जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लिखा मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करा कि कॉलम को मैच करिए और सेलेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। यहाँ पे तो देखिए कॉलम फर्स्ट में आपको कॉम्प्लेक्स आयन दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स आयन दिए गए हैं, और कॉलम सेकंड में आपको ये दिया गया है वेवलेंथ एब्जॉर्ब इन नैनोमीटर दिया गया है। तो देखिए पहला जो कंपाउंड है COCl NH3 5+2 है, उसी तरह ये भी है, ये आपको 4 कंपाउंड दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग को देखना क्या है कि कैसे देख करके बताएंगे कि वेवलेंथ एब्जॉर्ब इन नैनोमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देख रहे हैं कि वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ होगा यहाँ पे वेवलेंथ जितना कम से कम रहेगा एनर्जी उसकी उतनी क्या रहेगी, आपकी ज़्यादा हो सकती है। तो वेवलेंथ जितना कम से कम रहेगा एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी। अब इसको हम लोग देखेंगे कैसे, तो ज़रा देखिए इसमें कौन कौन से लिगेंडों का इस्तेमाल ये कंपाउंडों में किया गया है। तो सबसे पहला आप देखिए कि इसमें भी कोबाल्ट है, ये भी कोबाल्ट है, ये भी कोबाल्ट है और ये भी कोबाल्ट का कंपाउंड है, और सब में कोबाल्ट आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसमें भी +3 है, इसमें भी आपका +3 है और इसमें भी +3 है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे में कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एक ही है। अब सेकेंड थिंग्स देखना है कि ये आप देख चुके हैं, देखा सारे में कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब लिगेंड को देखिए, तो इसमें देख रहे हैं Cl लिगेंड है, इसमें NH3 लिगेंड है और इसमें NH3 और वाटर दोनों है, और इसमें Cl और NH3 दोनों है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो जितने इसमें लिगेंड इस्तेमाल किए गए हैं उस लिगेंटों का आर्डर ये होगा कि Cn- सबसे ज़्यादा होगा, तब अमोनिया, तब उसके बाद वाटर होगा और उसके बाद आपका Cl- होगा। तो ये लिगेंटों का स्ट्रेंथ आपका ये रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे कि Cn- होगा तो इसके सारे जो कोबाल्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको पेयर अप कर देगा, और पेयर अप तो उसको एक्साइट करने के लिए, ट्रांजिशन करने के लिए उसमें मोर एनर्जी चाहिए। तो देख रहा है यहाँ पे इस केस में एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो वेवलेंथ क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये फोर्थ का सबसे कम जो वेवलेंथ है, तो देख रहे हैं कि ये फोर्थ का हम लोग का ए दिखाई देगा कि इसका वेवलेंथ सबसे आपका कम, क्योंकि एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी। उसी के बाद अब आप यहाँ पे देखिए कि NH3 का इस्तेमाल किया गया है, उसी के बाद यहाँ पे तो उसी के जस्ट थोड़ा सा आगे की तरफ दिखाई देगा, तो थर्ड का हम लोग का ये आपको बी दिखाई देगा। उसी तरह यहाँ पे सेकेंड जब हम लोग देखेंगे तो अमोनिया और वाटर दोनों का इस्तेमाल किया गया है, तो थोड़ा सा उससे भी वेवलेंथ ज़्यादा होगा, तो इसका सी हो जाएगा। और इसमें Cl और NH3 सबसे वीक फील्ड लिगेंड का इस्तेमाल किया गया, तो इसमें एनर्जी देख रहे हैं यहाँ पे कम से कम, तो वेवलेंथ इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका आपका ये मैचिंग हो सकता है। तो अब इसको मिलाइए, तो फर्स्ट का आप देख रहे हैं डी, सेकेंड का सी हो गया, और
फर्स्ट का डी, सेकेंड का सी, थर्ड का जो बी होगा और फोर्थ का ए ऑप्शन आपका। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो 17 का हम लोग का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए फिर से लिखा यहाँ पे मैच कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी हम लोग को देखना है, कॉलम फर्स्ट में हम लोग को कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं और सेकंड में यहाँ पे कलर दिया गया है। तो देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स में देख लीजिए COCN6, CuH2O4, TiH2O6, COClNH3 ये आपको दिया गया है। तो देख रहे हैं इसमें कोबाल्ट है, इसमें कॉपर का इस्तेमाल किया, इसमें टाइटेनियम का, इसमें कोबाल्ट का इस्तेमाल किया गया। और लिगेंड देख लीजिए, अमोनिया है, वाटर है और सीएन है। इसी को हम लोग देखा जाए कि कैसे इससे मैचिंग करेगा। तो सबसे पहला ये कलर हम लोग देखें बिगब्योर, और यही इसका वेवलेंथ का आर्डर है कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो ये हम लोग का कलर का वेवलेंथ का आर्डर है। अब जरा इसी के बेसिस पे हम लोग देखा जाए तो पहला में आप देख रहे हैं CO है, कोबाल्ट है, तो CO का X मानिए तो देख रहे हैं यहाँ कोबाल्ट +3 में रहेगा और 3 रहेगा तो 3d6 होगा। और यहाँ पे ये CN- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉनों को पेयर अप कर देगा और पेयर अप करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने में आपको देख रहे हैं कि ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम लोग जानते हैं कि ये एनर्जी E और ये क्या रहता है, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, तो पेयर अप हो जाएंगे तो इसको एक्साइटेड करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वेवलेंथ कम रहेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका वायलेट का इस्तेमाल, तो इस केस में आपका वायलेट हो सकता है। फिर देख रहे हैं कॉपर, इसमें कॉपर +2 रहेगा, 3d9 रहेगा और वाटर अप्रोच कर रहा है। तो देख रहे हैं इसमें 1 अनपेरिटॉन है और वाटर भी आप देख सकते हैं कि ये लिगेंड का इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए उसके जस्ट लास्ट में देख रहे हैं यहाँ पे बात, तो इसमें इसके पेयर अप इलेक्ट्रॉन थे ज़्यादा थे और इसके इसमें कम है, तो इसलिए ये वाटर जब अप्रोच करेगा तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और इसकी एनर्जी क्या रहेगी, कम से कम यहाँ पे लगेगी, क्योंकि अनपेरिटॉन है तो एक्साइटेड जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए इस केस में आपका रेड आ सकता है। तो देख रहे हैं इसमें वायलेट आया और इस केस में रेड की आया यहाँ पे। अब तीसरा जरा देखते हैं, Ti+3 है और कोबाल्ट +3 यहाँ पे देख रहे हो, तो इसमें D1 है और D6 है। तो देख रहे हैं इसमें भी एक अनपेरिटॉन है और इसमें भी अनपेरिटॉन है। तो देख रहे हो यहाँ पे वाटर अप्रोच कर रहा है और यहाँ Cl अमोनिया अप्रोच कर रहा है। तो जस्ट अब यहाँ पे इस केस में आपका ये ब्लू और ग्रीन दोनों केसेस आ सकते हैं, और जबकि इस वाले केस में आपका येलो आएगा। तो इसी को देख करके हम लोग मैचिंग को देख सकते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले वाले का आपका ए हुआ, अल्ट्रा वायलेट आया, दूसरे वाले का हम लोग का रेड कलर का आया, ये तीसरे वाले का ब्लू ग्रीन आया और देख रहे हो फोर्थ वाले का हम लोग का येलो कलर आया। तो यही मैचिंग आपका यहाँ पे देखते हुए हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 71 का ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। लिखा है द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कितने पॉसिबल आइसोमर्स है। तो हम लोग को सारे चेक करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के साथ साथ स्टीरियो भी चेक करना पड़ेगा। अब हम लोग को स्ट्रक्चरल में देखना है कि लिंकेज है, कि लिगेंड है, कि आयोनाइजेशन है, कि कोऑर्डिनेशन है, कि कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स है, और स्टीरियो में चेक करना होगा कि ज्योमेट्रिकल है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो देख रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स में ये आयोनाइजेशन तो कोई नहीं, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये आयन डिफरेंट तो दे ही नहीं सकता। हाइड्रेट का केस है ही नहीं, यहाँ पे लिगेंड और लिंकेज का भी केस नहीं, तो इसलिए सारे के सारे स्ट्रक्चरल, एक भी स्ट्रक्चरल आइसोमर इसमें नहीं दिखाई देंगे। तो हम लोग स्टीरियो चेक करते हैं, तो स्टीरियो में हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये हम लोग ने सिस फॉर्म में ड्रॉ किया, दोनों क्लोरीन को देख रहा है सिस पोजीशन पे रखा तो ये Cl हो गया, और यही दोनों Cl को ट्रांस पोजीशन पे रखा तो यहाँ पे ये ट्रांस आपका बन गया। तो एक बना सिस और एक बना ट्रांस, तो ये दो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए।
और इसको यदि मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो देख रहे हो कि इसका जो मिरर इमेज है और इस मिरर इमेज को इसको ये ऑब्जेक्ट है तो ये मिरर इमेज है और इसको उठा करके इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करेंगे तो नहीं करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये मिरर इमेज है, तो ये दोनों के दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं कि एनेंशियोमर है आपको, तो ये पेयर आपको दिखाई देगा। यदि इसको डी फॉर्म यदि सपोज करें तो ये आपका एल फॉर्म होगा, तो ये एनेंशियोमर पेयर होगा। और जबकि ट्रांस का आप यदि मिरर इमेज बनाओगे तो ये इमेज क्या करेगा, इसी के ऊपर सुपर इम्पोज कर देगा, तो ये आइडेंटिकल्स हो जाएंगे। तो देख रहे हैं कि 3 ही आइसोमर बन रहे हैं, स्ट्रक्चरल एक भी नहीं है। और स्टीरियो में आप देख रहे हैं कि 2 ज्योमेट्रिकल है और एक आप देख रहे हैं एक पेयर आपके ऑप्टिकल है, एक डी और एल। तो टोटल मिला करके 1, 2 और 3, तो देख रहे हैं कि 3 इसके आंसर होंगे। तो 72 का क्या रहेगा, 3 आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म आर शोन बाई द कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है और कह रहा है कि कौन कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। तो हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। आप देखो आयोनाइजेशन लिखा हुआ, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ब्रोमीन है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्लोरीन है। तो यदि ब्रोमीन को अंदर करेंगे, क्लोरीन को बाहर लेंगे, तो देख रहा है कि ये आयोनाइजेशन भी शो करेगा। फिर आप देख रहे हो कि अब ये ज्योमेट्रिकल चेक करना है, तो यदि इसके अंदर दोनों क्लोरीन को सीस पोजीशन पे रखोगे तो सीस मिलेगा, और यहाँ पे ट्रांस में रखेंगे तो ट्रांस भी मिलेगा। तो देख रहे हैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी मिलेगा। और सीस का जो हम लोग अभी जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देख रहे थे, तो सीस का यदि मिरर इमेज बनाएंगे तो वो मिरर इमेज को सुपर इम्पोजेबल नहीं करेगा। तो देख रहे हैं ये आयोनाइजेशन भी शो कर रहा है और ज्योमेट्रिकल को भी शो कर रहा है। फिर आप देख रहे हो ऑप्टिकल भी आ जा रहा है, क्योंकि सीस का यहाँ पे सीस फॉर्म का जो मिरर इमेज होगा वो सुपर इम्पोजेबल नहीं करेगा, तो इसलिए सारे का सारा शो कर रहा है। देख रहा है यहाँ पे आयोनाइजेशन भी होगा, ज्योमेट्रिकल भी होगा और ऑप्टिकल भी होगा। तो इसलिए इसका आंसर हम लोग इसका आंसर तो देख रहे हैं आयोनाइजेशन भी है, ज्योमेट्रिकल भी है, ऑप्टिकल है। तो इसका आंसर हम लोग ये ऑल ऑफ दीज पुट कर सकते हैं। तो 73 का आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा EAN MN इन Mn2CO10, Mn2CO10 में Mn का EAN निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया हूँ, जरा स्ट्रक्चर को देखिए। यहाँ पे 2 Mn है और CO और 10 CO के हैं। देख रहा है ये Mn है, इस Mn के साथ भी 5 CO अटैच है, इस Mn के साथ भी 5 CO अटैच है, और Mn भी एक सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो अब जरा देखिए कि कैसे जो हम लोग इसका EN निकालेंगे। तो देखिए अब जरा यहाँ पे बॉन्ड बनाने के बाद अब जरा ये ऑब्जर्वेशन देखिए कि ये बॉन्ड बनाने के बाद इसका देखेंगे तो टोटल इतना होगा, और इस Mn के साइड से विजुलाइज करेंगे तो देख रहे हैं बॉन्ड बनाने के बाद ये सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जरा देखिए Mn के टोटल कितना था, 25 था, और देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 यहाँ पे मिले तो 5 2 10 होगा। और देख रहे हैं एक ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी इसको मिल रहा है, देख रहा है ये भी काउंटिंग होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे दिखाया हूँ। तो देख रहा है एक इसका बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी इसको यहाँ पे मिलेगा। तो देख रहे हैं 25 + 10 + 1, तो इसका हो जाएगा 36। तो हम लोग का आंसर आपका C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन D4, और लिखा लो स्पिन वर्ड, लिखा लो स्पिन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स वर्ड लिखा है। देखो तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या रहता है, तो देख रहे हो ये T2G नीचे और EG ऊपर रहते हैं, और D4 लिखा हुआ है, तो ये 1 2 3 और यहाँ पे 4। देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को हम लोग भर सकते हैं। और ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि
तो ये देख रहे हैं कि D4 है तो ये पेयर्ड है और 2 अनपेयर्ड है, तो देख रहे हैं इसी को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि इसके अंदर 2 अनपेयर्ड है, तो इसलिए 75 का हम लोग का आंसर सेकंड नंबर ये आपका 2 थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। लिखा आईपिक नेम ऑफ, ये कंपाउंड लिखा है और इसी का आईपिक नेम पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो सपोज किया मैंने कोबाल्ट का X है, देख रहा है NH3 की वजह से टोटल 0 आएगा, Cl का -1 होगा, Cn का भी -1 होगा, NO2 का भी -1 होगा और टोटल चार्ज कितने हो गया 0, तो इसलिए X = +3। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें कोबाल्ट जो हम लोग का है ये आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इसका हम लोग नाम लिखेंगे, तो देख रहा है कि सबसे इसका प्रोनाउंस करेंगे तो एमीन है, ये A से आता है, देख रहे हैं, और ये क्लोरो है तो ये C से आएगा। यहाँ पे साइनो लिखा है तो CY रहेगा और नाइट्रो में आपका NIT नाइट्रो रहेगा। तो देख रहे हैं सबसे पहला लेटर हम लोग का A आएगा, तब आपका C आएगा, तब साइनो और तब यहाँ पे नाइट्रो आएगा। तो हम लोग सबसे पहला एमीन का नाम लिखेंगे। तो देख रहे हैं कि अब यहाँ पे 3 बार यहाँ पे लिखा है तो ट्राई एमीन हो गया। तो देख रहे हैं ये ट्राई एमीन, उसके बाद क्लोरो तो क्लोरो आ जाएगा, साइनो तो साइनो रहेगा, उसके बाद नाइट्रो तो नाइट्रो रहेगा, कोबाल्ट और ये थर्ड रहेगा। तो देख रहा है हम लोग का ये आपका नॉमेनक्लेचर सही है, तो 76 का आंसर हम लोग का बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए लिखा है यहाँ विच इज करेक्ट इन केस ऑफ NiCNO4 पे -2 कॉम्प्लेक्स। कौन कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जो इसके अनुसार से सही है। तो देखिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे सबसे पहले निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यदि x मानेंगे तो और Cn का -1 होता है तो x - 4 = -2, तो x = +2 आएगा। तो देख रहे हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल आपका +2 दिखाई देगा। उसके बाद इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे निकल +2 का, तो 3D8 4S0 देख रहे हैं और 4P0 आएगा। ये आपका निकल का ग्राउंड स्टेट में, जब ये निकल जब ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो ये इसका कन्फिग्रेशन आपको दिखाई देगा। लेकिन जो ही जब ये Cn अप्रोच करेगा, जब ये Cn अप्रोच करेगा तो सारे को पता है कि ये Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये जब अप्रोच करेगा तो इसके सारे इलेक्ट्रॉनों को जो D8 के सारे इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर अप कर देगा। तो देख रहा है यहाँ पे 2 to 4 to 6 to 8 इसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, एक D ऑर्बिटल खाली रहेगा, उसके बाद S रहेगा और 3 P रहेंगे। तो जो ही इसके पेयर अप हो जाएंगे तो उसके बाद ये एक D और एक S और 2 P ये मिल के हाइब्राइड करेंगे और हाइब्राइड करके यहाँ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ये ऑर्बिट बनाएंगे और उसी ऑर्बिटल में Cn- क्या करेगा अप्रोच करेगा। तो अब यहाँ से आपको दिखाई देने लगा कि ऑप्शन को हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, तो देख रहा है ये ऑप्शन सही है। फिर लिखा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, तो यदि DsP2 है तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी होगा। फिर लिखा डायामैग्नेटिक, तो देख रहे हैं इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप है, इसलिए ये कंपाउंड आपका डायामैग्नेटिक भी होगा, इसलिए ऑल आर करेक्ट। तो इसलिए 77 का हम लोग का आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड। देख रहे हैं कि डेल्टा टी और डेल्टा नॉट में क्या रिलेशनशिप है। तो सारे के हम लोग जानते हैं कि डेल्टा टी = 4/9 डेल्टा नॉट होता है, इसलिए हम लोग का ये ऑप्शन क्या है 78 का बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, टेस्ट बहुत अच्छे जा रहे होंगे और स्कोर भी आपका ठीक ठाक आ रहा होगा। तो आज हम लोग जो है MT8 का जो है सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे और उसमें जो है फिजिकल वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले सॉल्यूशन देखते हैं फिर देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79 से 90 तक हैं फिजिकल के। ठीक है, 79 से 90 तक।
79 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है, समझते हैं। सबसे पहले देखिए, दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ बफर सोल्यूशन व्हेन मिक्स इन अ इक्वल वॉल्यूम। बफर सोल्यूशन का क्वेश्चन है, थोड़ा जो है ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 4 तुम्हें बफर बनाने के लिए सोल्यूशन दिए हैं। फर्स्ट जो है दिया है बच्चों आपको, फर्स्ट 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब HCl मिलाया गया है। तो देखिए क्या होता है बफर की, पहले मैं बात करूँ आपसे अगर, तो बफर सोल्यूशन में सबसे पहले इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये है वीक बेस और प्लस का स्ट्रॉन्ग एसिड, और इससे जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ पे NH4 और Cl, ठीक है। तो इसका वीक बेस और इसका जो सोल्यूशन होगा, मिक्सचर होगा, उसको बफर सोल्यूशन बोलते हैं। ये कंपाउंड के अंदर रहना चाहिए। बफर सोल्यूशन का पहले तो सब लोग समझ लीजिए सोल्यूशन है। तो मिक्स बफर में 2 तरह के बफर होते हैं, एक एसिडिक और बेसिक। एसिडिक बफर क्या होता है, एसिडिक बफर में बच्चों क्या होगा, एसिडिक बफर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एसिडिक बफर में वीक एसिड प्लस सॉल्ट का सोल्यूशन रहेगा, सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो होता है ये। और बेसिक बफर की अगर मैं बात करूँगा तो वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ, क्या रहेगा यहाँ पे, सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ये है सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इसमें बात करते हैं वीक बेस। तो देखिए इसका यहाँ पे दिया है 0.1, ये मोलरिटी दी है, आप सिंपल मोलर लिखें इसको, और ये भी दिया है 0.1 मोलर, ये भी 0 है। जब कंप्लीटली कंज्यूम होगा तो यहाँ लिखोगे जब इनको NH4 ये है, ठीक है, यहाँ पे NH4OH और प्लस का HCl, ठीक है। तो क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है NH4Cl। अब यहाँ पे इसका 0.1 मोलर, इसका भी 0.1 मोलर, T = 0 पे ये था। T = जब ये ख़त्म होगी रिएक्शन तो अब ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0.1 मोलर बनेगा। तो भैया पहला वाला बफर नहीं है, पहले तो ध्यान से समझ लो। अब इसी पैटर्न पे आगे के भी क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे समझना बात को। इसका दिया है 0.05 मोलर, इसका दिया 0.1। अब यहाँ पे इसका 0.05 और 0.1 मोलर है, यहाँ भी 0 है। अब क्या होगा, इसका 1 मोलर खत्म होगा तो इसका भी 1 खत्म होगा, तो कुल मिला के ये कम दिया है, ये हो गया LR, ये क्या हो गया LR, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा। इसका कितना कंज्यूम होगा, 0.05 और 0.0 ये बचा रहेगा। तो इसका सोल्यूशन और इसका बचा बनेगा, तो बफर सोल्यूशन नहीं है ये, तो दूसरा वाला भी क्या हो गया, गलत। आगे देखिए, अब यहाँ पे कितना दिया है, 0.01 और 0.05, बिल्कुल ये कंडीशन लग रही। अब देखो 0.05 इसका है, 0.05 इसका, 0.01 इसका है, तो ये तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड वाला, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। और जो वीक बेस है इसका 0.01 मोलर बचा रहेगा, और यहाँ पे जो NH4Cl बनेगा इसका 0.05 मोलर। तो सोल्यूशन के अंदर क्या रहेगा, सोल्यूशन के अंदर NH4OH और उसके बाद HCl पड़ा रहेगा। तो इस वजह से ये वाला जो है अपना क्या हो जाएगा, बेसिक बफर हो जाएगा, बफर सोल्यूशन की तरह रहेगा, और फिर से कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ये बफर सोल्यूशन नहीं होगा। तो C इज द राइट आंसर फॉर यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। Ka फॉर एसिटिक एसिड 1.8 × 10⁻⁵ एंड Kb फॉर NH4OH जितना दे रखा है। द pH ऑफ अमोनियम एसीटेट, देखो सिंपल है बच्चों, जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे CH3COH और प्लस का NH4OH, तो पता क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट, ठीक है। तो अब इसको अपन लिखेंगे CH3CONH4, ये है। अब इसका क्या है, यहाँ पे अमाउंट जो भी इनका दिया जाए, तो ये सॉल्ट बन रहा है, ये क्या बन रहा है, सॉल्ट। अब सॉल्ट बन रहा है, कैसा सॉल्ट है, ये सॉल्ट बन रहा है वीक एसिड प्लस का वीक बेस, और इसका तुमसे पूछा है pH, इसका क्या पूछा है, pH। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है। अब इसका pH का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा, 7 प्लस का 1/2, यहाँ होता है pKa माइनस का pKb, ये होता है। अब K और Kb दे रखा है। अब एक बात यहाँ समझना ध्यान से, अगर थोड़ा समझ पाओ, इसकी वैल्यू सेम दे दी गई और इसकी वैल्यू क्या दी गई, सेम। तो अगर pKa और pKb सेम है, K और Kb सेम है, तो इनके pKa और pKb भी क्या हो जाएंगे, सेम। और सेम हो गए तो ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे pH = कितना आ जाएगा, 7। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। pH = क्या आ जाएगा, 7। pH = 7। सोल्यूशन कैसा होगा इसका, यहाँ पे न्यूट्रल, C नंबर। आगे बढ़िए, आगे देखिए। कैलकुलेट द pH ऑफ सोल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 सोल्यूशन A एंड B और स्ट्रॉन्ग एसिड हैविंग pH। अब कह रहा है 2 सोल्यूशन है A और B,
जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका पीएच कितना है 6 और एक का पीएच कितना है 4, ये तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दो अपने पास क्या दिए गए हैं, एसिड दिए गए हैं और पीएच इनका जो है 7 से कम है, तो एसिडिक सोल्यूशन ही हो गया। वैसे ना लिखता तब भी हमें पता होता। अब सोल्यूशन 1 में, सोल्यूशन जो 1 है तो इसका बच्चों क्या करना है, सोल्यूशन 1 का सोल्यूशन ए, तो पीएच दिया है 6, तो सबसे पहले H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर माइनस पीएच, क्या होता है 10 की पावर माइनस पीएच। ठीक है, तो 10 की पावर माइनस पीएच और ये दिया है 6। और दूसरा जो सोल्यूशन बी है इसके लिए H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है इसको 1 मान सकते हो, इसको 2 और ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 4 मोलर। ठीक है, ये आ गया। अब इक्वल वॉल्यूम है तो इसका V1 और इसका क्या है V2, V1 इक्वल टू V मान लीजिए और ये भी क्या आ जाएगा V हो जाएगा, सिंपल बात है। तो अब यहाँ पे H प्लस आयन की रिजल्टेंट कंसंट्रेशन जब हम निकालेंगे तो क्या लिखोगे, M1 V1 प्लस का M2 V2 अपान V1 प्लस V2। ध्यान से समझना। अब इसकी कंसंट्रेशन दी है 10 की पावर माइनस 1 मोलर, 6 मोलर इंटू V, 1 भी मान सकते हो, चलो अपने V मान लिया है। और यहाँ पे 10 की पावर माइनस 4 इंटू क्या रहेगा V, और यहाँ पे V प्लस V हो जाएगा 2V। तो V से V यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और क्या बचेगा पता है, यहाँ पे जो है ये बचेगा 10 की पावर माइनस 6 और प्लस का 10 की, अब मैं 10 की पावर माइनस 6 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, 10 की पावर माइनस 6 अपान कितना रहेगा 2, सामने देखिए। अब यहाँ पे हो जाएगा H प्लस आयन की जो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन है, सॉल्व करेंगे 100, 10 की पावर 6 कॉमन ले लेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 100 कितना हो जाएगा 101/2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। आगे बढ़ते हैं तो इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 50.05 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और ये बच्चे हो जाएगा 5.005 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। अब राउंड ऑफ करके इसे कितना लिख लेंगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये आ गया। ठीक, H प्लस आयन की रिजल्टेंट कंसंट्रेशन स्पेशली आ गई। अब हमें क्या निकालना pH, तो pH इक्वल टू माइनस का लॉग रिजल्टेंट कंसंट्रेशन 5 इंटू 10 की पावर कितना लिखोगे माइनस का 5। अब ये आएगा 5 माइनस लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.7, तो आंसर आ जाएगा 4.3। तो pH कितना आ गया बच्चों 4.3। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा नहीं। तो पहला आंसर सही है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। मैचिंग द कॉलम वाला क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग स्पीसीज विद द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड। ध्यान से समझो, मैच करना है और करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड देखना है, समझ रहे बात को। यानी यहाँ पे ये बेस है और तुमको क्या देखना है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा। तो कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है पता है ना, एक H प्लस आयन ऐड करवाना है। क्या करना है, एक H प्लस आयन ऐड करोगे, बेस ऐड करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। और अगर कोई एसिड है H प्लस आयन डिनोट करता है तो बनता है कॉन्जुगेट बेस। तो समझो बात को। अब जैसे NH3 है, एक H प्लस आयन अगर आप ऐड करवाओगे तो बताओ क्या बनना चाहिए, NH4 बनना चाहिए प्लस का। तो पहले का आंसर क्या आ गया B, और पहले का आंसर B आ गया, तो 1 2 3 ये सही है। उसके बाद यहाँ पे एक जब ऐड करवाओगे, एक H प्लस आयन यहाँ पे जब आप ऐड करवाओगे तो क्या बनेगा, ये इधर है, इधर आ गया है, ये बनेगा E। क्या जाएगा, E जाएगा। ठीक है, ये E जाएगा। तो अब दूसरे का आंसर क्या होना चाहिए, दूसरे का E। तो ये वाला सही, ये वाला सही, ये भी सही। अब ये तो गलत हो गया, इसको काटी तो यहाँ से अभी भी आंसर नहीं मिल पाया। H2O एक ऐड करेगा तो क्या जाएगा C। तो तीसरे का आंसर क्या होना चाहिए C। अब यहीं से देखिए तीसरे का आंसर C इसमें है, यहाँ D, यहाँ पे A, बस आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो C इज़ द राइट आंसर। बहुत सिंपल। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए एकदम थोड़ा रिलैक्स होकर आप सॉल्व करिए, कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, कंप्लीट सही है। आगे बढ़ते हैं। 83 में क्या दिया गया है, at certain temperature the value of pKw is 13.4, the measured pH of a solution at same temperature is 7, the solution। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। ठीक है, मैं लगभग इस टाइप के क्वेश्चन करवाता भी हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको समझना पड़ेगा आपको सही से। सब लोग ध्यान से समझें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमें pKw इतना दिया है और तुम्हें क्या दिया है pH। ठीक है, pKw और pH दिया गया है, pH 7। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इस सोल्यूशन में कितनी आ जाएगी पता है, 10 की पावर माइनस 7 मोलर, ये आ गया pKw। अब उसके बाद
ये आ गया। तो अब उसके बाद अगर अपन बात करेंगे के डब्ल्यू बराबर क्या होता है 10 की पावर माइनस का पी के बी, तो ये हो जाएगा 13.4। ठीक है, ये दिया गया है। अब अपन जानते हैं किसी भी टेम्परेचर पे एक तो के डब्ल्यू इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन इनटू क्या होता है बेटा ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन। के डब्ल्यू की वैल्यू तुमको दे रखी है, के डब्ल्यू की -13.4 इक्वल टू एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 और ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन जो है कितनी हो जाएगी 10 की पावर -13.4 अपान कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 10 की पावर -7। इसको जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 10 की पावर -6.4, ये मिल गया। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से। तो अब बच्चों क्या था, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन तुमको दी गई थी 10 की पावर -7 मोलर और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आ गई 10 की पावर -6.4। अब इन दोनों से क्या पता चला तुम्हें, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन H प्लस आयन से ज़्यादा है, तो इसलिए सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा बेसिक इन नेचर। तो कैसा आना चाहिए, बेसिक। तो बी इज द राइट आंसर फॉर यू। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दिए जाएं तो आप करना, टेम्परेचर का रोल होता है पीएच पे और नेचर पे। द पीएच ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 10 ml ऑफ 10 की पावर -1 नॉर्मल HCl एंड 10 ml ऑफ 10 की पावर -1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन। एक तो आपको नोटिस ये करना है कि यहाँ पे ये HCl है और ये क्या है NaOH। ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इन दोनों को मिला रहे हो। तुम्हें पता है एसिड और बेस मिलाते हैं तो न्यूट्रल होके क्या बनता है, वाटर बनता है। अब कितना वाटर बनेगा तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो देखो ये बड़ा शॉर्ट तरीके से मैं बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से, वैसे बहुत लेंदी कर देते हैं कई बार लोग इसको। तो H प्लस आयन की रिजल्टेंट कंसंट्रेशन होगी या OH आयन हमें भी पता नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि इसके लिए नॉर्मलिटी दी है। तो नॉर्मलिटी दी है तो आप क्या कर लोगे, तो अब यहाँ पे नॉर्मलिटी गिवन है तो लिखोगे क्या पता है N1V1। सपोज आपने किसके लिए लिख दिया, HCl के लिए, माइनस लगाते हैं यहाँ पे N2V2 और ये किसके लिए लिखते हैं, NaOH बेस के लिए। ठीक है, अपान में बेटा क्या रहेगा, अपान में रहेगा V1 प्लस V2। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे इसकी नॉर्मलिटी कितनी दी गई है, नॉर्मलिटी दी है बच्चों 10 की पावर -1 और ये कितना दिया है 10 माइनस का, ये भी कितना दे दिया 10 की पावर -1 इंटू 1 अपान कितना रहेगा V1 कितना 10 + 10। अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब दोनों वैल्यू बराबर हैं और दोनों वैल्यू अगर ये बराबर हैं तो ये पूरा इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ऊपर क्या आ गया 0, 0 अपान 20 आ जाएगा तो यह क्या आ जाएगा 0। तो H प्लस और OH आयन की जो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई 0, मतलब ये दोनों कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। और कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहे हैं यानी पूरा का पूरा वाटर बन जा रहा है। और अब यहाँ कुछ दिया नहीं गया टेम्परेचर, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो pH वाटर का होता है वो कितना हो जाता है 7। तो इसका pH कितना होगा 7, ध्यान से समझना। तो pH हो गया 7 और सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंप्लीटली न्यूट्रल, पूरी तरह से सोल्यूशन क्या हो जाएगा न्यूट्रल। तो सी जो है आपका सही आंसर है। 85 देखते हैं, व्हाट इज द pH ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट। ठीक है, द Ka ऑफ सोडियम बेंजोएट है, ये सोडियम बेंजोएट। तो बेंजोइक एसिड जितना ये दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन किसका है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है। एक सोल्यूशन, एक कंपाउंड का सोल्यूशन और इसका पीएच पूछा गया है। तो ये जो सॉल्ट बना है वो किससे बना, पहले ये समझिए। ये सॉल्ट बना है वीक एसिड प्लस का स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहले तुम्हें ये पहचानना पड़ता है और इसी के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। 4 जो है एसिड बेस मिल के जो सॉल्ट बनते हैं 4 टाइप के, यानी सॉल्ट फाउंड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट फाउंड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और सॉल्ट फाउंड बाय वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट फाउंड बाय वीक एसिड और वीक बेस। ये कौन सा केस है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। और इसका पीएच क्या होता है, ठीक है, इसका पीएच होता है बच्चों पीएच इक्वल टू, स्ट्रॉन्ग है पीएच और इसका जो पीएच आता है ना पता है 7 से ज़्यादा आता है जनरली। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है क्या करना है, pH इक्वल टू आता है 7, यहाँ होता है प्लस का 1/2 और यहाँ आएगा pKa प्लस log C। और ये C जो है इसमें कंसंट्रेशन होती है एनायन की, किसकी,
एनायन की जो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। तो अब चूंकि यहाँ से सॉल्ट से देखोगे एनायन एक ही देगा, जब इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा पता है, बेंजोएट आयन, ये वाला बच्चों CO-N। तो जितनी कंसंट्रेशन इस कंपाउंड की होगी उतनी कंसंट्रेशन इसकी होगी 0.2 मोलर या 2 × 10⁻⁻1 लिख लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा एक बात और, अब के दिया हमको, के निकालना पड़ेगा तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सेपरेटली करनी पड़ेगी आपको। तो मैं अब पहले निकालता हूँ PKa बराबर माइनस का लॉग, ध्यान से समझना इस कैलकुलेशन को। तो 6.4 × 10⁻⁻ कितना दिया है 5, ठीक है। यही कैलकुलेशन मेन है इसमें, यही कैलकुलेशन बच्चों मेन है, इसी पे थोड़ा फोकस करना है अपने को। 10⁻⁻5। चलिए अब क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, log 64 × 10⁻⁻6, डेसिमल हटाओगे नीचे आएगा 0, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद समझना बात को, मैं अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको करोगे तो 6 आ जाएगा और माइनस का 64 की वैल्यू, तो 64 मतलब log 8⁻², तो क्या आ जाएगा 2 तो बाहर आएगा और log 8 की वैल्यू होती है बच्चों 0.9, तो आ जाता 6 - 1.8, यानी इसका घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 4.2 आ जाएगा PK। बस इसको सही से निकालना है आपको। 7 प्लस का 1/2 और यहाँ कितना लिखोगे 4.2। अब देखो इधर है प्लस का लॉग जो है कितना लिख दिया अपन ने, इसमें लिखा था 2 × 10⁻⁻1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो 7 प्लस का 1/2 और 4.2, ध्यान से समझना, ये -1 इधर आएगा और log 2 की वैल्यू बेटा होती है 0.5, log 2 की वैल्यू 0.3, इसकी वैल्यू होती 0.3 log 2 की, ठीक। अब ध्यान से समझना, तो अब एक तरीके से सोचो यहाँ पे प्लस, अब इसको चाहे पहले घटा लो, तो इसको घटाओगे तो 3.2 बचेगा और ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.5/2। बात समझ में आई, 3.5/2। ये पहले इसको जोड़ो तो 4 कितना हो जाएगा 4.5, ये घटाओगे तो 3.5 और इसको यहाँ से कैंसिल आउट करोगे जब, तो देखिए यहाँ कितना बचेगा 1.75, ठीक है। अब 7 + 1.75 तो कितना हो जाएगा 8.75, ये वाला सही उत्तर है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी द राइट आंसर 8.75, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ गया ना सबको, थोड़ा सा बस ये निकालना था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है ये। चलिए अगला देखते हैं, KSP दिख गया, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन है 86 नंबर। pH ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9, pH इसका दे रखा है 9, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ इतना, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। अब समझना पड़ेगा, सबसे पहले हमें दिया इतना pH इसका, ठीक है, तो है भी कैसा सोल्यूशन है बेसिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। KSP के लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले देखिए KSP इक्वल टू, अगर आप इसके लिए डायरेक्टली लगाएंगे तो KSP जो है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बराबर 4 × S⁻3, ये रहेगा, S निकालना है। अब S कैसे निकलेगा देखो ध्यान से, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया CaOH का होल ट्वाइस, और बेटा ये जो है टूटेगा तो किस में जाएगा Ca+2 2OH-, ठीक है। अब तुम्हें क्या दे दिया गया है पता है, pH तुम्हें दे दिया गया है कितना, pH दे दिया गया है आपको 9, और सोल्यूशन कैसा है, सोल्यूशन है आपका ये बेसिक, तो POH यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना 5, यानी OH- आयन की बेटा कंसंट्रेशन कितनी मिल गई 10⁻⁻5 मोलर। अब यहाँ पे अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी कितनी होगी 2S। अब ध्यान से समझना, यहाँ बच्चे करते हैं गलती, तो अब इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी है 2S, ठीक है, सॉल्युबिलिटी के रूप में। तो 2S बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 10⁻⁻5 मोलर, और S इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻⁻5/2, ये लिखना है अपने को। बात समझ गए। तो अब बच्चों यहाँ क्या रहेगा, ये आ जाएगा 4 और S की जगह क्या लिखेंगे 10⁻⁻5 में कितना रहेगा 8, और इसका लिखेंगे यहाँ पे 2 रहेगा, अब ये कितना रहेगा 2 और इसका लिखेंगे होल थ्राइस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो क्या रहेगा बच्चों 4 × 10⁻⁻15 कितना रहेगा 8, इससे काटोगे कितना हो जाएगा 2, और 1/2 यानी 0.5 × 10⁻⁻15, ठीक है, ये आ गया। अब अगर दशमलव यहाँ नहीं है तो दशमलव हटाओगे 5 × 10⁻16, लेकिन देखते हैं आंसर 5 × 10⁻10 गलत हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे 0.5 इंटू 10 बिल्कुल सही बात है, ये पूरी तरह से गलत है, ये पूरी तरह से गलत है, तो सेकेंड आंसर सही। तो ध्यान से सुनो, पहले तुम्हें निकालना है यहाँ पे सॉलिबिलिटी S निकालना है, PS से तुम्हें क्या मिल जाएगा OH, POH, फिर OH आयन की कंसंट्रेशन, और OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी यहाँ पे 2S है, तो गलती से भी आपने अगर ये रख दिया ना OH आयन या S 10 की पावर माइनस कितना 10 की पावर माइनस 5, तो गलत आएगा आंसर। बात समझ गए? चलिए आगे देखते हैं, तो आंसर क्या रहेगा C। ओह, आंसर लगा दिया ना B। अगला क्वेश्चन देखिए 87 क्वेश्चन क्या दिया है, असर्शन आपको दिया है ऑन मिक्सिंग 500 ml 10 की पावर माइनस 6 मोलर कैल्शियम प्लस 2 आयन एंड 500 ml 10 की पावर माइनस 3 फ्लोराइड आयन, द precipitate of Ca कैल्शियम फ्लोराइड विल बी ऑब्टेन्ड इफ KSP इक्वल टू 10 की पावर कितना दिया है 18। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का ही एप्लीकेशन का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, बहुत कॉमन प्रश्न। और क्या है इसमें कंडीशन क्या होती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशन बच्चों ये होती है इसकी कि अगर IP की आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज़्यादा होगी तो PPT बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बस यही कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब क्या करना है, KSP तो दिया गया है, निकालना क्या बच्चों, निकालना है आपको यहाँ पे IP। अब ध्यान से समझना, IP निकालना, तो IP निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हमें कंसंट्रेशन चाहिए होगी Ca+2 की, दोनों को मिलाना है, ध्यान से समझिए। तो Ca+2 की कंसंट्रेशन टोटल क्या आएगी पता है, यहाँ लिखोगे m1 यानी इसकी मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 10 की पावर माइनस 5 इंटू 500, और यहाँ बच्चों कितना रहेगा 500 इसका 500 इसका, तो आ जाएगा 1000। 500 से काटोगे 2 यानी ये आ जाएगा 0.5 इंटू, या आप इतना ही रखो ना, क्यों अभी सॉल्व कर रहे हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो अभी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 5/2, ये आ गया। सिमिलरली ऐसे ही फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन हम लोग निकाल लेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन सेम 10 की पावर कितना दिया है -6 मोलर है बच्चों, यहाँ पे -6 मोलर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 10 की पावर -6 इंटू 500, और फिर से 500 प्लस 500 कितना हो जाएगा 1000 टोटल वॉल्यूम, तो फिर से ये 10 की पावर -6 अपान कितना हो जाएगा 2। अब हमें निकालना है IP। क्या निकालना है, आयोनिक प्रोडक्ट बराबर क्या होता है Ca+2 की कंसंट्रेशन और इंटू F माइनस का होल स्क्वायर है, ध्यान रखना ये। तो इसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -15 अपान कितना आएगा, 10 की पावर -15 अपान 10 की पावर -6 अपान कितना रहेगा 2 इंटू 10 की पावर -6 अपान 2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा अपना 10 की पावर -18 डायरेक्ट में कर रहा हूँ, अपान में कितना रहेगा 4। ठीक है, अपान में 4 के अपान में आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया समझ में आया। इसको डिवाइड करोगे 1/8 को, तो 1/8 का डिवाइड जब करोगे ना आप, तो 1/8 0 पॉइंट समथिंग करके 0.125 आएगा। फिर मैंने राउंड ऑफ इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके ऐसे लिख लिया। अब उसके बाद देखो ध्यान से, तो अब यहाँ पे बच्चों क्या है, इसमें अगर अपन बात करेंगे तो आ रहा है अपना IP आ गया कितना, IP आ गया 1.25 इंटू 10 की पावर -19, और KSP इसका कितना दिया गया है, ये दिया है 10 की पावर -18। क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि IP की वैल्यू KSP से आ गई है कम, इसका मतलब PPT नहीं बनेगा, प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले कह रहा है क्या कि PPT ऑब्टेन्ड होगा, गलत बात हो गई, ये तो होगा भैया फॉल्स, गलत हो गया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि KSP इज ग्रेटर देन आयनिक प्रोडक्ट, अरे बिल्कुल गलत है, देखो लिखा ही है, ये भी क्या हो गया गलत। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, असर्शन और रीजन दोनों क्या हो गए हैं, फॉल्स हो गए हैं, गलत हो गए हैं। ठीक है, D सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 88। फिर से देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक आ गया है, द वैल्यू ऑफ KSP फॉर CUS, AG2S एंड SGS आर 10 की पावर -31, 10 की पावर -42, 10 की पावर -50 रिस्पेक्टिवली, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर सॉलिबिलिटी। तो देखो सॉलिबिलिटी क्या होता है, सॉलिबिलिटी में जिसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, सॉलिबिलिटी ज़्यादा मतलब निकालनी पड़ेगी। ठीक है, KSP वैसे कई बार बराबर अगर रहता है, सबके रिलेशन एक जैसे रहते हैं, तो जिसका KSP क्या हो जाएगा
ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे सॉल्युबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो पहले तो फर्स्ट कंपाउंड के लिए हम बात करते हैं, क्या KSP दिया है तो सॉल्युबिलिटी 1 इक्वल टू क्या रहेगा पता है, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू, क्योंकि सिंपल कंपाउंड है CuS, तो यहाँ पे रहेगा अंडर रूट KSP। तो अब KSP की वैल्यू कितनी दे रखी है, KSP की वैल्यू दे 10 की पावर -31 अंडर रूट, और ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 31, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना रहेगा 15.05, ठीक है 15.05, ठीक 15.5 आ जाएगा। अब ये आ गई वैल्यू, रखी लेने दो। अब उसके बाद H2 की बात करेंगे तो देखो KSP इसके लिए क्या आता है, KSP इक्वल टू दूसरे वाले के लिए ये Hg2, तो ये रहेगा 4s, इसको H2 मान लेते हैं 4s क्यूब। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है 10 की पावर -42 इक्वल टू 4, S2 की पावर कितना रहेगा 3, तो S2 इक्वल टू बच्चों रहेगा 10 की पावर -42 अपान कितना रहेगा 4, और इस पूरे की पावर 1/3। आगे बढ़ लीजिए, तो अब यहाँ पे 1/4 इसको ऐसे लिख लो, 1/3 इंटू, अब 10 की पावर -42 अपान 3 लिखोगे तो ये आ जाएगा 1/4, और 1/4 की पावर 1/3, और 10 की पावर जानते हो कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करो तो माइनस का 1 और 4 14 आ जाएगा इतना, ठीक है। तो अब पावर इसकी कितनी है, 10 की पावर 15 पॉइंट समथिंग, ये क्या है 14। तो अब ये वाली वैल्यू छोटी हो गई और ये वाली वैल्यू क्या हो गई है बड़ी, ध्यान रखना, ठीक है सब लोग अच्छे से। अब आगे देखते हैं, उसके बाद जो है तीसरे के लिए निकालते हैं। तो तीसरे में क्या दिया गया है, KSP का रिलेशन निकालोगे यहाँ इसके लिए, लास्ट वाले कंपाउंड के लिए Hg2 के लिए, तो लिखोगे S3 मान लो और इसका स्क्वायर, और ये बेटा अपने को दिया है 10 की पावर -54 इक्वल टू S3 का होल स्क्वायर। तो S3 इक्वल टू क्या रहेगा 10 की पावर -54, और इसको 2 डिवाइड करोगे 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 10 की पावर -2, और कितना रहेगा 7। तो अब ये वैल्यू सबसे कम आ गई, ये वैल्यू क्या आ गई सबसे कम। तो HGS जो है सबसे कम रहेगा, और HGS सबसे कम किस में है, देखो 1 में है इसमें, ठीक है सबसे कम है, इसमें दिक्कत है ही नहीं। तो ये वाला आंसर जो है वो सही है, बाकी यहाँ से भी दिख गया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 क्वेश्चन नंबर देखिए, Ka for HCl is 5 × 10 की पावर -10 at 25 डिग्री सेल्सियस। For maintaining a constant pH 9, the volume of 5 molar KCN solution required to be added to 10 ml of 2 molar HCN solution is, ये दिया गया है। लॉग की वैल्यू 0.2 लेनी होती है, दिया भी है यहाँ पे। तो चलिए इसको अभी सॉल्व करना है। तो अब इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन है कहाँ का पता है, ये क्वेश्चन बेटा आ गया है बफर का, फिर से किसका आ गया है बफर का। कैसे देखिए, एक तो है वीक एसिड, ये क्या है वीक एसिड, और यहाँ पे KCN क्या है, ये है सॉल्ट जो कि सेम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। तो ये एसिडिक बफर आ गया है। कैसा आ गया है, ये आ गया है एसिडिक बफर का क्वेश्चन। और एसिडिक बफर के लिए क्या होता है, देखिए मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यहाँ लिखाता हूँ। तो pH इक्वल टू यहाँ होता है pKa प्लस का लॉग कंसंट्रेशन सॉल्ट की अपान एसिड की, और pK वैल्यू दी नहीं है तो अपने को निकालनी पड़ेगी। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो pKa बराबर माइनस का लॉग, अब K की वैल्यू कितनी दी है, ये दी है 5 × 10 की पावर -10 बराबर 10 इधर आएगा तो आ जाएगा 10 माइनस लॉग 5 की वैल्यू 0.7, तो ये हो जाएगा बेटा 9.3। बात समझ गए सब लोग। एक बात और समझना, दोनों सॉल्यूशन को मिला रहे हैं। तो अब यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन पता है क्या, इसी में मैं लिखवा दूंगा अगला फार्मूला। तो ये आ गया है 9.3, और यहाँ पे जो है pH कितना दिया है 9 प्लस का लॉग। अब यहाँ आता है M1V1, ठीक है। एक्चुअली लिखते हैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन जब मिलाओगे और अपान एसिड की कंसंट्रेशन में साइड में कैलकुलेट करवा देता हूँ, M1V1 अपान V1 प्लस V2, और यहाँ पे M2V2 अपान V1 प्लस V2। अब ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा M1V1 अपान M2V2। आपको नोट लिखवाया जाता होगा लास्ट में, अगर वॉल्यूम और ये दिया गया तो आपको ऐसे ही इसको रखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो अब सॉल्ट पहले देखो, सॉल्ट ये है, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी दी है 5 मोलर M1V1, और इसका वॉल्यूम क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ इसका निकालना है V मान लीजिए, ठीक है। अब इसकी मोलरिटी कितनी दी है, मोलरिटी इसकी कितनी दी है, आगे बढ़ी है, एसिड की मोलरिटी दी है 2, और वॉल्यूम कितना दे दिया गया है 10,
अब आपको v यहाँ पे अननोन है और ये निकालना, तो इसको इधर लाओगे तो ये माइनस का 0 पॉइंट कितना बचेगा 3, और यहाँ पे बच्चों रह जाएगा log v/4। ये तो समझ गए, 5 से डिवाइड करेंगे किसको, तो 2 आ जाएगा ये, ठीक है, v/4 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। अब अगर यहाँ माइनस साइन है तो अब एक बात ध्यान से समझना सब लोग, माइनस इक्वल टू यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो 4/v, ठीक है। माइनस साइन यहाँ ले गया, इसको अंदर ले गया हूँ, फिर रिवर्स किया है, बहुत सिंपल सी बात है, इतना सब बच्चों को आता है। तो अब यहाँ पे ये log जो 0.3 है log 2 की वैल्यू होती है, किसकी होती है, log 2 की वैल्यू, तो log यहाँ पे आ जाएगा 4/v, और दोनों तरफ बेस सेम है तो यहाँ जाएगा 2 इक्वल टू 4/v, और v निकालना है तो 4/2 इक्वल टू 2 ml। अच्छा ml और लीटर में देखिए यहाँ पे जैसे आंसर दे ही रखे ml में तो है, अगर 2 लीटर देता तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ये वाला वॉल्यूम किस में दिया है ml में, तो इसलिए इसका भी वॉल्यूम किस में आएगा ml में आएगा, ध्यान रखना। तो 2 ml इज द राइट आंसर, सी आपका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर, विच स्टेटमेंट रिलेशनशिप इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट और रिलेशनशिप करेक्ट है। बढ़िया क्वेश्चन है, मल्टीपल में बना के थोड़ा पूछा गया है। कह रहा pH ऑफ 0.1 मोलर HNO3, 0.1 मोलर HCl और 0.1 मोलर HI इक्वल, कह रखा है कि इक्वल है। अब सुनो ध्यान, ऐसे नहीं भाई बोल सकते हो, तो सबसे पहले pH के लिए H+ आयन की कंसेंट्रेशन चाहिए होती है और ये देखना होता है यहाँ पे कि ये कैसा है। तो देखो अगर आप समझ पा रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और सभी स्ट्रॉन्ग एसिड तो सभी एक एक H+ आयन देंगे, सभी क्या देंगे, सभी एक एक H+ आयन देंगे, तो सभी में कंसेंट्रेशन H+ आयन की कितनी मिल जाएगी 0.1 मोलर। ऐसे देख के नहीं बोल सकते 0.1 मोलर। अब सभी में H+ आयन की कंसेंट्रेशन अगर सेम है तो pH भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, और 0.1 का मतलब 10 की पावर -1, तो यहाँ पे रहेगा 10 की पावर -1, तो pH कितना रहेगा सबका 1, और ये इक्वल होगा, ये पूरी तरीके से सही। चूँकि यहाँ नॉन ऑफ दीज वगैरह दिया नहीं गया है तो 100% आप इस पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, फिर एक pH का फार्मूला बोल दिया, ये नहीं होता भाई, ये pH इक्वल टू क्या लिखा ही है अभी यहाँ देखो, क्या माइनस का log H+ आयन होता है, क्या होता है माइनस log H+ आयन, और यहाँ टोटल रिजल्टेंट कंसंट्रेशन होती है, पता है कि नहीं, ये है, तो ये वाला हो गया गलत। अब कह रहा है एट 37 डिग्री सेल्सियस pH ऑफ प्योर वाटर 7, नहीं गलत बात है, किस पे होता है पता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे pH वाटर का 7 होता है, ध्यान रखना, pH 25 पे, ठीक है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू और लिखवा दी जाती है, 90 डिग्री सेल्सियस पे pH कितना हो जाता है 6, और सोल्यूशन कैसा होता है न्यूट्रल वाटर का उस समय, ठीक है। तो ये बात पूरी तरीके से गलत। द वैल्यू ऑफ pK एट 25 डिग्री 7, नहीं गलत है, इसकी वैल्यू होती है 14, बहुत सिंपल डेटा रहता है 14 रहता है, तो ये भी गलत हो गया, तो ये वाला क्या है सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए, होपफुली सब सारे सोल्यूशन, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपना फाइंड आउट कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन, पूरे मन से अपना पेपर दीजिए और सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। होली आने वाली है, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं सबके लिए। होली एक बड़ा त्यौहार रहेगा, लेकिन इस बार आप लोगों होली को उतनी वरीयता ना देके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, 1-2 घंटे अपना त्यौहार मना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे हिसाब से जो है आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए। और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ होली की। थैंक यू।